हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पिगमेंट के बारे में। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, उसकी हिस्ट्री के बारे में देखा था और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पिगमेंट्स के बारे में। तो 3 प्रकार के पिगमेंट जो है वो यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, जैसे क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है और फाइकोबिलिन्स होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? ये कलर देने का काम करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वर्णक बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्णक। और ये कलर देने का काम करते हैं। तो आज हम क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स के बारे में। आज के वीडियो में हम जिस पिगमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। हम सब जानते हैं कि क्लोरोफिल को हम क्या बोलते हैं? पर्णहरित बोलते हैं। ठीक है। और पर्णहरित या जो क्लोरोफिल होता है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। पर्णहरित किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो पर्णहरित या क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप्स या प्रकार पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है और क्लोरोफिल ई है। ये मुख्य रूप से पर्णहरित या क्लोरोफिल पाए जाते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया क्लोरोफिल, जो बैक्टीरिया के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। तो ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए बी सी और डी टाइप का होता है। ठीक है। तो ये तो कुछ पर्णहरित के टाइप्स हो गए। उसके बाद में ये जो पर्णहरित होता है ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है। जल के अंदर ये अघुलनशील होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये सोल्यूबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर घुलनशील होता है। ये जो क्लोरोफिल है ये फोटोस्पेक्ट्रम की जो ब्लू और रेड लाइट्स होती हैं उनको अब्जॉर्ब करता है। ठीक है। ये ब्लू और रेड लाइट को अब्जॉर्ब करता है, उन्हीं को ये अवशोषित करता है। और किस तरंग दैर्ध्य की लाइट को ये अब्जॉर्ब करेगा? तो 450 nm नैनोमीटर की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसी को अब्जॉर्ब करता है। ये ब्लू में किसको अब्जॉर्ब करेगा? 450 नैनोमीटर की जो तरंग दैर्ध्य होगी उसी को ही अब्जॉर्ब करता है। रेड स्पेक्ट्रम में ये 650 से लेकर 700 नैनोमीटर की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसी को ही अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। तो लाल और नीले रंग के प्रकाश को ये अवशोषित करता है। नीले रंग में ये 450 नैनोमीटर की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको अब्जॉर्ब करेगा और लाल प्रकाश में ये 650 से लेकर 700 nm की जो तरंग दैर्ध्य की जो लाइट होती है उसी को ही अब्जॉर्ब करता है, उसी को ही अवशोषित करेगा। जो मेन मुख्य पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है उसे हम मेन पिगमेंट के नाम से जानते हैं, मुख्य पिगमेंट होता है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? जैसे हम प्रैक्टिकल लैब के अंदर स्पून यूज करते हैं, इस प्रकार के स्पून को जैसे हम यूज करते हैं तो सेम इसी की जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है क्लोरोफिल ए की। अगर हम इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे तो इसमें कार्बन 55 होते हैं, हाइड्रोजन 72 होते हैं, ऑक्सीजन 5 होते हैं, नाइट्रोजन 4 होते हैं और एक अकेला मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और एक अकेला इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। सेंटर में मैग्नीशियम रहेगा और ये 4 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। 2 पार्ट्स के अंदर ये जो क्लोरोफिल ए होता है वो डिवाइड होता है। एक पार्ट को हम हेड बोलते हैं, एक को हम क्या बोलेंगे? हेड बोलते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं टेल। हेड और टेल के अंदर ये डिवाइड रहता है। तो 2 भागों में डिवाइड रहता है। ये इसका हेड का पार्ट है और इसी के नीचे क्या प्रेजेंट रहता है? टेल का रीजन। इसी के नीचे इस तरह से यहाँ पे टेल प्रेजेंट होती है, तो ये टेल का पार्ट है। ठीक है। दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम हेड के बारे में देख लेते हैं कि हेड की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है। तो हेड की अगर हम लंबाई और चौड़ाई अगर देखेंगे, ठीक है ना, हेड का अगर डायामीटर अगर हम देखेंगे तो इस तरह से इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 15 एंगस्ट्रॉम। 15 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है, 15 एंगस्ट्रॉम इसकी चौड़ाई होती है। हेड के अंदर बिल्कुल सेंटर में क्या मिलेगा? मैग्नीशियम परमाणु। और ये जो मैग्नीशियम होता है वो 4 नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ पाया जाता है, जिसमें से 2 से ये कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा थ्रू जुड़ा रहता है। 2 तो इसमें क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और 2 ही इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें से 2 कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेंगे और 2 नाइट्रोजन जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 4 पायरोल रिंग पाई जाती है। ठीक है। हेड के अंदर क्या मिलेगा? 4 पायरोल रिंग पाई जाती है। जैसे ये फर्स्ट पायरोल रिंग हो गई, ये सेकंड पायरोल रिंग हो गई, ये थर्ड पायरोल रिंग है और ये फोर्थ पायरोल रिंग है।
तो 4 इसके अंदर पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है। उसके अलावा एक इसमें नॉन पायरोल रिंग होती है। ये कौन सी है? जो 5 नंबर है, ये नॉन पायरोल रिंग होती है। इसे आइसोसाइक्लिक रिंग भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आइसोसाइक्लिक रिंग भी हम बोल सकते हैं। 500 रिंगों से मिलकर, 5 रिंग से मिलकर जो हेड बनता है ना, उस हेड को हम बोलते हैं फियोफायरिन। ठीक है, 500 रिंग को मिलाकर जो हेड बनता है, उस हेड को हम क्या बोलते हैं? फियोफायरिन भी बोल सकते हैं। फियोफायरिन बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया हेड के बारे में। ठीक है, हेड के बारे में हमने क्या पढ़ा कि इसमें 4 क्या होती हैं? पायरोल रिंग होती है। 4 इसमें पायरोल रिंग होती है और एक इसमें नॉन पायरोल रिंग होती है। नॉन पायरोल रिंग को हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइक्लिक रिंग भी बोल सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई को हम देखेंगे तो 15-15 एंगस्ट्रॉन्ग इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, बीच में मैग्नीशियम एटम रहेगा। ये 4 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें से 2 नाइट्रोजन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं और 2 नाइट्रोजन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका हेड का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसकी टेल के बारे में। ठीक है ना, इसके अलावा जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। एक और इसकी विशेषता होती है हेड की। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है कि ये जल के प्रति स्नेह करने वाला होता है। ठीक है ना, जल के प्रति आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, तो जल स्नेही बोलते हैं इसको। इसके अलावा इसमें एक और कैरेक्टर होता है कि ये प्रोटीन्स की तरफ डायरेक्टेड रहता है। ठीक है ना, हेड कहाँ रहेगा? प्रोटीन की तरफ में निर्देशित रहता है, प्रोटीन की तरफ में डायरेक्टेड रहता है। प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी मेम्ब्रेन जो रहती है वो प्रोटीन से बनी हुई रहती है, प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई रहती है। तो हेड जो रहता है ना, वो हेड प्रोटीन की तरफ डायरेक्टेड रहता है। ठीक है, हेड प्रोटीन की तरफ आकर्षित रहता है या डायरेक्टेड रहता है। अब हम देखते हैं इसकी टेल के बारे में। तो टेल की अगर हम लंबाई देखेंगे तो ये 20 एंगस्ट्रॉन्ग इसकी लंबाई होती है। टेल की लंबाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा जो टेल होती है ना, इसे हम फाइटोल एस्टर भी बोल सकते हैं। टेल को हम क्या बोल सकते हैं? फाइटोल एस्टर। तो ये फाइटोल नामक एस्टर से बनी हुई रहती है, तो इसे फाइटोल टेल भी बोल सकते हो। ये फाइटोल नामक एस्टर से बनी हुई रहती है, तो इसे फाइटोल टेल भी हम बोल सकते हैं। जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब ये जल से थोड़ा दूर रहती है। ठीक है ना, जल विरागी बोलते हैं इसको। जल से, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है जल से डर लगना। तो टेल जो रहती है वो जल से थोड़ा दूर रहती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, और ये लिपिड की तरफ डायरेक्टेड रहती है। टेल कहाँ रहती है? लिपिड की तरफ डायरेक्टेड रहती है। और लिपिड कहाँ प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी हुई रहती है। तो जो टेल रहती है ना, वो लिपिड की तरफ में डायरेक्टेड रहती है, लिपिड की तरफ आकर्षित होती है। ठीक है, तो ये तो था क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल ए पाया जाता है उसकी स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर है। अगर इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसी में अगर हम लिखेंगे क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सेकेंड पायरोल रिंग होती है, सेकेंड पायरोल रिंग से ये जो CH3 होता है इसे हम हटा देंगे। एक CH3 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे एल्डिहाइड समूह जुड़ जाएगा, CHO। ठीक है ना, अगर हम क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर हमें लिखनी है तो सेम क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर जैसी ही होती है, सिर्फ ये एक CH3 हट जाएगा यहाँ से और उसकी जगह एल्डिहाइड समूह आ जाएगा, CHO लिख देंगे हम। तो क्या बन जाएगा? ये क्लोरोफिल बी बन जाएगा। इसी तरह अगर हमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर लिखनी है, हमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर अगर हमें लिखनी है, तो ये जो सेकंड पायरोल रिंग होती है, इस सेकंड पायरोल रिंग में से ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल बन जाएगा। तो क्लोरोफिल ए की जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से हम क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और उसी से हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो ये तो था कंप्लीट क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर और उसकी हेड और टेल के बारे में हमने अभी पढ़ा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलेंस के बारे में। थैंक यू। आप यहाँ से नोट्स लिख सकते हो।